दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, हिंदी विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ है किस प्रकार का? तो याद रखिएगा, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है जो 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद द्वारा सिद्धराज जय सिंह के शासनकाल में लिखा गया था और ये संस्कृत प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। ये व्याकरण संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को भी अनुशासित करता है, जिसमें मूल व्याकरण, धातुपाठ और लिंगानुशासन शामिल है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? तो ये हैं सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्दहमाण या अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काछ का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो कैसा होना चाहिए? तो गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। गोरखनाथ आप जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि और जो है संत रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये विचार किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। अगला प्रश्न है, एक पहेली है अमीर खुसरो द्वारा रचित, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो इस पहेली का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो ये है कुआं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो ये कुआं है। दूसरा देखिए, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित हैं। एक कथन है आपके सामने कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ बहुत पीछे तक पोथियों में चलती रही है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, एक रासो काव्य जो नरपति नाल्ह द्वारा रचित है। तो नरपति नाल्ह द्वारा रचित रासो काव्य का नाम बीसल देव रासो है। नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये नाथ साहित्य की विशेषताओं में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। इन पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इन पंक्तियों में कबीर का कहना है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था और सतगुरु या गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। तो इस जो दोहा है इसमें कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा सहजयान के प्रवर्तक हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, संदेश रासक ग्रंथ अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की वो रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो इसका नाम है कीर्ति पताका। आत्मबोध रचना किसकी है? तो ये गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। और देखिए, माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं, माधव हम परिणाम निराशा। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया है? तो इसको संध्या भाषा कहा गया है, याद रखिएगा। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, तो ये है बीसल देव रासो।
और बीसल देव रासो जो है ये नरपति नाल्ह द्वारा रचित है और ये वीर रस का काव्य न होकर श्रृंगार रस का ग्रंथ है। आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। इसके रचनाकार जो है कौन है? जगनिक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है। एक दोहा है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सीर मालतिमाल हरि ने बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो इस दोहे के रचनाकार रहीम दास हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। एक है हालात ए कन्हैया, रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। आदिकाल में किसकी प्रधानता रही है? तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। एक कथन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये कीर्तिलता में हुआ है। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा बीसल देव रासो में गेय पद शैली का प्रयोग किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये हैं मधुकर कवि। भविष्यत कहा के रचनाकार तो धनपाल हैं। और विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो याद रखिएगा विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। आदि काव्य में लिखित श्रृंगार काव्य कौन सा है? तो ये है बीसल देव रासो। पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? पौम चरित जो है ये पुष्पदंत की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है सरहपा का संबंध किससे है? तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। और कौन सी कृति शिलांकित है यानी शिला पर लिखित है? तो ये रोडाकृत राउर बेल कृति जो है वो शिलांकित कृति है। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। एक और कृति है उपदेश रसायन, इसके रचनाकार कौन है? जिन दत्त सूर्य, ये जो हैं उपदेश रसायन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। वह कवि जिनको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव के नाम से कवि विद्यापति को माना जाता है। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्त प्रकरण, ये जो है व्याकरण ग्रंथ रचना है। एक और ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग, याद रखिएगा मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। एक देखिए आगम बे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरिफल अली जिम वाहे रेति भ्रमयंती, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये कढ़हपा की हैं। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम क्या है? तो ये है स्वयंभू सबसे पहले, फिर पुष्पदंत, फिर अब्दुल रहमान या अद्दहमाण और उसके बाद हेमचंद्र। ये कवियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। अगला प्रश्न है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं। सही सुमेलन करना है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग, रणमल्ल छंद के रचनाकार श्रीधर हैं, जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं और जय मयंक जसचंद्रिका इसके जो कवि हैं ये रचनाकार मधुकर कवि हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कवि विद्यापति की रचना क्या है? तो पुरुष परीक्षा ये विद्यापति की रचना है।
वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो ये हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। अवहट्ट भाषा की रचना क्या है? तो कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट भाषा की रचना है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो ये हैं अब्दुल रहमान। इन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना आदिकाल में की है। किस यानी वीर गाथा काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु में क्या गाया जाता है? तो आल्हा यानी आल्ह खंड जिसके रचनाकार जगनिक हैं, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वे रचनाकार जिनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है, तो बौद्ध सिद्ध भाषा को संधा भाषा कहा गया है। एक और देखिए, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? तो ये परमाल रासो या आल्हखंड की हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किसका प्रयोग किया गया? तो डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हेमचंद, ये शब्दानुशासन के लेखक हैं। खालिक बारी रचना किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की है, जो खड़ी भाषा में लिखी गई है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, याद रखिएगा। राउल वेल किसकी रचना है? आपको बताना है, तो आप जानते हैं दोस्तों, राउल वेल ये रचना जो है ये रोडा कवि की है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी गई है। ये मत किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है। आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर, ये आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम है। पौम चरियु किसकी रचना है? तो पौम चरियु ये स्वयंभू की रचना है। कौन से कवि 10वीं शताब्दी के थे? तो पुष्पदंत ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये सरहपा की है। और रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम है कुबलय माला कथा, राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम है। सरहपा का संबंध किससे है? तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। इनकी रचनाएं दोहा कोश और चर्यापद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो याद रखिएगा, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? योगींद्र या जोइंदु, ये परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। एक और रचना है सबरस, इसके रचनाकार मुल्ला बजही हैं। हठ योग का प्रभाव पड़ा है, तो गोरखनाथ पर हठ योग का प्रभाव पड़ा है। हठ योग जो है कठिन साधना को कहते हैं, जिसमें ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है। कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो उद्योतन सूर्य जो हैं ये कुबलय माला कथा के रचनाकार हैं। अद्दह माड़ या अब्दुल रहमान की रचना, तो ये संदेश रासक है। 8वीं शताब्दी के कौन से कवि नहीं हैं? हेमचंद 12वीं शताब्दी के कवि हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, तो जो है पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो पयम कुमार चरियु है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, तो याद रखिएगा ये वर्ण रत्नाकर है, मैथिली हिंदी में रचित प्रथम पुस्तक। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। कौन सा ग्रंथ जो है व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रचलित है या प्रतिष्ठित है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है। कालक्रम के अनुसार आपको सेट करना है, तो कुबलय माला सबसे पहले, फिर राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता, ये ग्रंथों का जो है कालक्रम के अनुसार क्रम है। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तो विद्यापति हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। वह ग्रंथ जिसमें चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, तो शिव सिंह सरोज में छप्पयों का राजा कहा गया है चंदबरदाई को। अगला प्रश्न है, देखिए, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं
काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, पुरानी गाथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? तो मत्स्येंद्र नाथ जो हैं ये कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना किसकी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना ये भरतेश्वर बाहुबली रास है। रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो सिख साहित्य जो है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं, क्योंकि सिख धर्म इसके बाद आया था। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो वीर रस है, यद्यपि इसमें साहित्य जो है श्रृंगार रस का भी रचा गया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के, जिन्हें इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग, ये महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो परमाल रासों में। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रणेता थे। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है कवि विद्यापति की हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो रोडाकृत राउल वेल, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है जो कि शिला पर अंकित है। कौन से कवि जो है आदिकाल के नहीं हैं? तो नाभादास आदिकाल के नहीं बल्कि भक्तिकाल के कवि हैं। आदिकाल की रचना है विद्यापति पदावली, ये आदिकाल की रचना है। आदिकाल की भाषा क्या है? तो डिंगल और पिंगल, ये आदिकाल की भाषा है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये पद्धर छंद अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो ये ओडिशा गया था। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, तो ये पौमचर्यु में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल नाम दिया था। कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर, ये 84 सिद्धों में शामिल नहीं है। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? तो ये जगनिक हैं, जिनकी रचना परमाल रासो है। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन हैं? शालिभद्र सूर्य, ये पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं। भविष्यत कथा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। और मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किस कवि ने किया है? अमीर खुसरो ने। संवत 1050 से 1375 विक्रमी की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से 1375 विक्रमी को वीरगाथा काल के रूप में जो है नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत किसने रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था किसमें? आदिकाल में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। रासो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में।
वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद रचित हैं किस भाषा में? तो ये मैथिली भाषा में है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो ये है ढोला मारूरा दोहा, ये 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ है। और अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश का उल्लेख किया है। सिद्धों के प्रथम कवि तो आप जानते हैं सरहपा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस विधा का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता वंशीधर हैं। और गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो हिंदी के पुरानी हिंदी के कवि के रूप में। और विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, तो ये हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। अगला प्रश्न है, आल्ह खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? तो ये परमाल रासो है, जगनिक द्वारा रचित। एक देखिए, महुअर बुझई कुसुम रस कब्ब कलास उछलई सज्जन पर उर मन दुज्जन नाम मलई मैल। तो जो है ये किसकी रचना है? ये दोहा किसका है? तो ये विद्यापति का है। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? स्वयंभू हैं। उपदेश रसायन सार रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरि हैं। नवनाथों में कौन शामिल नहीं है? तो देवसेन नहीं शामिल हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरि जो हैं ये जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। बीसल देव रासो का अंगी रस क्या है? तो बीसल देव रासो वीर रस का ग्रंथ न होकर श्रृंगार रस का ग्रंथ है। वीर रस का ग्रंथ नहीं बल्कि श्रृंगार रस का ग्रंथ है बीसल देव रासो। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में। श्रावकाचार रचना है किसकी? देवसेन की है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक याद रखिएगा पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल हैं। एक देखिए, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। और ये आकाश और तारों के बारे में ये पहेली कही गई है। स्वयंभूकृत पौमचर्यों की कथा किससे संबंधित है? तो ये राम कथा है। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय काव्य भाषा लोक भाषा काव्य रहा है? राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद पर किसका प्रभाव माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है किस पर? विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो डिंगल शैली में। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। चंद बरदाई किसकी रचना है? आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो की है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं वो आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अब आइए देखिए, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करे परम महासुख एक उकड़े दुरी अशेष हरे। इसमें इस दोहे में महासुख का संबंध किससे है? तो महासुख जो है महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा या और योग से महासुख की दशा संभव है। अगला प्रश्न है, आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश और चर्यापद ये जो है सरहपा की रचनाएं हैं। वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 मानी गई है। विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? गीत गोविंद जो है ये विद्यापति की रचना नहीं है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। और ये कहा जाता है विद्यापति के पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का कि आदिकाल और भक्तिकाल के बीच स्वर्णिम कड़ी किसको कहा गया है? तो ये विद्यापति हैं। याद रखिएगा, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच विद्यापति को स्वर्णिम कड़ी माना गया है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।